चल बेटा शुरू करें। चलो आज से केमिकल इक्विलिब्रियम, अरे भाई बंद कर दे, अब आ जाएगा आंसर, सिर्फ उसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक को आ जाएगा। चलो अभी ध्यान दो, अब हम लोग इक्विलिब्रियम करने चल रहे हैं। हमने अभी तक इक्विलिब्रियम की जो भी बातें पढ़ी, इससे पहले हमने ली चार्टिलियर प्रिंसिपल पढ़ा। ली चार्टिलियर प्रिंसिपल में हमने ये सीखा कि कैसे कैसे इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग होती है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग कैसे होगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग कैसे होगी, ये सारी शिफ्टिंग कैसे होंगी, ये बातें हमने ली चार्टिलियर में सीखी। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग करने चल रहे हैं आज से आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा टफ है, मतलब जो अभी अभी तक कुछ टफ नहीं लग रहा था, अभी तक कुछ अपना दिमाग लगाना भी नहीं पड़ रहा था, बस नियम ये रहा, ये ऐसे आंसर हो जाएगा, ये नियम रहा, ये आंसर हो जाएगा, मतलब नियम कानून के हिसाब से चलते रहे। अभी भी नियम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, पर अब नियम कानून एक नहीं रह जाएंगे, अब उंगली करना शुरू कर देंगे साइंटिस्ट। इनके अकॉर्डिंग ये एसिड, इनके अकॉर्डिंग ये बेस, इनके अकॉर्डिंग ये एसिड, इनके अकॉर्डिंग ये बेस, मतलब ऐसे कुछ हिसाब किताब चलेंगे। तो अब जैसा हमसे पूछा जाएगा ना कि H2O क्या है, किसके हिसाब से बताएं, NH4 क्या है या NH3 क्या है, तो हम बोलेंगे किसके हिसाब से बताएं, NH3। समझ आई बात, मतलब इनके हिसाब से NH3 बेस है, इनके हिसाब से NH3 एसिड है, तो कुछ वो सब कहानियां चालू हो जाएंगी। मतलब अब वो केमिस्ट्री का वो पार्ट आ गया ना, जो केमिस्ट्री, जो सच में केमिस्ट्री कही जाती है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का वो पार्ट आ गया जो क्या होता है, सच में केमिस्ट्री कही जाती है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, तो सब कुछ समझ आएगा, और सब कुछ समझ में आएगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन करते 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 जैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे चीजें धीरे धीरे आसान होने लगेगी, ठीक है ना। मान लो यहां समझना, आयनिक इक्विलिब्रियम में यहां शुरुआत कर रहा हूं मैं। मान लो A+ है, कोई आयन है, और B+ है, ये भी कोई आयन है, और इन्होंने रिएक्शन की, और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और मान लो इन्होंने बनाया AB, जैसे कि Na+Cl- मिलके NaCl बनाते हैं। यहां NaCl जैसा फील लो, यहां पे Cl माइनस ले लो, ठीक है ना। यहां पे Cl- जैसी फीलिंग लो, यहां पे Na+ जैसी फीलिंग लो, और यहां पे NaCl जैसी फीलिंग लो, ठीक है ना, ऐसा। अब ध्यान देना, ये क्या है, आयंस, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, आयंस, और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आए A+, ये आए X-, और इधर आ जाए तुम्हारा मान लो कुछ भी Y+, और इधर हो जाए ये Z-। मतलब इसमें क्या चेंज है, इसमें ये चेंज है कि इधर भी आयंस हैं और इधर भी आयंस हैं। इसमें क्या चेंज है, दोनों साइड में आयंस आयंस ही हैं, तो इनको बोलेंगे हम आयन मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, आयन आयंस मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम। बहुत बेसिक से ले चल रहा हूं, ध्यान देना, बहुत बेसिक से है, मतलब यहां से टफ लगता है, लेकिन थोड़ा गौर करते रहोगे, चीजों को देखते रहोगे ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम आयन 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 इक्विलिब्रियम। ये मेरा आयन आयन इक्विलिब्रियम होगा, और ये मेरा आयन मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई प्रॉपरली, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सुनना, जो इसमें एक ऐसा भी ले लो, एनसीईआरटी बहुत लेगी इसको, CH3COOH, कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या ये कॉमन नेम है या IUPAC नेम है, हो गया ना GOC स्कूल में, ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम है, रम पम पम पम, ये IUPAC नेम है कि कॉमन नेम है, फटाफट बोलो। ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम में बेटा एसिटिक आता ही नहीं, सुनो क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है ये CHHH और इसके साथ में COOH लगा हुआ, यानी कि CH3
डबल बॉन्ड ओ OH लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा है एसिड है, बोल भाई कौन सा एसिड है? कार्बन की चेन देखता है ना, 1 2 एथ सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड एथेनोइक एसिड, ये हो गया IUPAC। तो ये IUPAC नहीं बेटा, ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। पर ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो IUPAC नाम से उतना फेमस नहीं होते हैं जितना कॉमन नेम से फेमस होते हैं। एसिटिक एसिड देखो, जब ये टूटता है, जब आयनाइज्ड होता है तो CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में आयन में टूट जाता है। बात समझ में आई? अब देखो ये क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या है, आयंस हैं। तो यानी कि मॉलिक्यूल आयन भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल आयंस इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से समझते रहना, कहां से PhD चालू हो जाएगी कुछ पता नहीं है। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो यार, इस एरिया में जो सबसे पहला स्टेप लिया किसी ने, वो है फैराडे साहब। अब फैराडे तो फिजिक्स में होते हैं, यहाँ कहाँ से कूद के आ गए, आए हैं, जरूरत थी उनकी इसलिए आए। फैराडे ने क्या बोला, देखो फैराडे ने बोला कि जो आयंस होते हैं, ठीक है ना, ये लिख सकते हो तुम, इन दिस फील्ड, नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर लिख लो, इन दिस फील्ड द फर्स्ट स्टेप वॉज टेकन बाय क्या है, माइकल फैराडे। बहुत बड़ा नाम है ये अपने आप में, माइकल फैराडे, पहला स्टेप इन्होंने लिया इस फील्ड में। अब ध्यान देना, माइकल फैराडे ने यह बोला कि जो आयंस होंगे वो होंगे कहां, जो आयंस होंगे वो होंगे कहां। तो इन्होंने बोला जो आयन होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, जो आयन होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। ऐसा क्या 100% सही है? देखो सही बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, जहां से कहानी शुरू हो रही वहां से बता रहा हूं। ऐसा क्या 100% होगा? ऐसा नहीं है, गैसियस के भी तो आयन होते हैं, है ना, गैसियस फेज में भी तो आयन होते हैं। तो यानी कि इन्होंने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन में आयन होंगे, पर ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे जरूर इसी के बारे में, तो लेकिन आप बोला मिसकंसेप्ट मत बनाओ, गैसियस फेस में भी आयंस होते हैं, गैसियस फेज में भी आयंस होते हैं। इतनी बात समझ में आई? गैसियस फेस में भी आयंस होते हैं। जैसे इन्होंने कैसे इन्हें पता पड़ा, क्या कर रहे थे, इन्होंने लिया शुगर सॉल्यूशन, क्या लिया, शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, और शुगर सॉल्यूशन से इन्होंने पास कर दी इलेक्ट्रिसिटी, शुगर सॉल्यूशन से इन्होंने पास कर दी इलेक्ट्रिसिटी, और इन्होंने देखा कि शुगर सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुगर सॉल्यूशन से पास किया, पास द इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, और ऑब्जर्व किया, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इन्होंने बोला इट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये सब फालतू की बातें हैं, सब फालतू की बातें हैं। फालतू का मतलब बहुत सिलेबस से इनका बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक ये पीछे बैकग्राउंड, तुमने भी देखा होगा कि बहुत हार्ड से हार्ड चैप्टर अगर हम बैकग्राउंड बना के आते हैं तो हमें समझ में आने लगते हैं, बात समझ में। तो इसका कोई लेना देना सिलेबस के साथ में तो हाल फिलहाल के लिए नहीं है, समझ आई बात। तो इन्होंने देखा कि ये कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा ओके, ऐसे सॉल्यूशंस को इन्होंने बोल दिया दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को इन्होंने नाम दे दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या है, नॉन सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब मेरी बात समझना, इनको ये बात तो इसकी है ही नहीं, बात तो इसकी है कि शुगर सॉल्यूशन में आयन नहीं है। तो अगर भाई साहब अगर शुगर सॉल्यूशन में आयन नहीं है, इससे इसका क्या रिलेशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब अपने को पता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो वहां पे देखो कंडक्टर तक तो कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशंस में आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो जहां पे आयंस होंगे वहां पे कंडक्शन हुआ, और जहां पे आयंस नहीं है वहां पे कंडक्शन नहीं हुआ। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अच्छा सुनो, तो इन्होंने ये बात ये बोली कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है दे डू नॉट हैव द आयंस, ठीक है ना। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डू नॉट हैव व्हाट, आयंस। इसीलिए तो इन्होंने कंडक्ट नहीं किया, इसीलिए तो इन्होंने कंडक्ट नहीं किया। अब ऑब्वियस चीज है कि हम पढ़ने चल रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, तो हम इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। हमें तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलने वाले हैं जिसके अंदर आयंस होंगे। अच्छा अब साथ में देखो, देखो ध्यान से, कैसे कैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग छापना, ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक। इन्होंने दूसरा जैसे शुगर सॉल्यूशन लिया था, एक तो उन्होंने शुगर सॉल्यूशन लिया, फिर साथ में इन्होंने क्या किया, साथ में सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और पास कर दी, पास द इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर गई। तो क्या देखा इन्होंने, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये था कि इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गया, इसका मतलब इसमें आयंस हैं, इसका मतलब इसमें आयंस हैं। तो इसको ऐसे सॉल्यूशन को इन्होंने बोला, ऐसे सॉल्यूशन को बोला कि इट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको उनको बोला नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको बोला इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यार भाई हम किसकी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, जाहिर सी बात जिसमें आयंस होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स बोला इनको, और चूंकि इसमें कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसमें आयन होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैव द आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स हैव द आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स के पास आयंस होंगे। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स के पास आयंस होंगे, क्या इसके पास सिर्फ आयंस होंगे, हो सकता है केवल सिर्फ आयंस हो, और हो सकता है आयंस भी हो और मॉलिक्यूल भी हो, पर आयंस पक्का होंगे। क्योंकि अगर कंडक्शन हुआ है तो आयंस की वजह से ही कंडक्शन हुआ होगा, तो एक बात तो तय है कि आयंस तो पक्का होंगे। हो सकता है कि मॉलिक्यूल भी हो, जो कि होते हैं, जो 100% डिसोसिएट होते हैं ना जो सॉल्यूशन, उसी में जैसे NaCl 100% जो डिसोसिएट होते हैं उसी में आयंस नहीं होते, सॉरी उसी में मॉलिक्यूल नहीं होते, बाकी मॉलिक्यूल होते हैं। बात समझ में आई। तो मॉलिक्यूल्स भी होंगे और आयंस होंगे, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। पर आयंस पक्का होंगे। तुम्हें पता है जो बात हिंदी में भी लिखता हूं ज्यादा जोर दे रहा हूं उस पर, आयंस क्या होंगे, पक्का होंगे। ये बात समझ में आई। तो इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली हमको इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है जिसमें आयंस होंगे, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, बोलो यहां तक बात समझ में आई। तो इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। बात समझ में आई। ये मैं आयनिक इक्विलिब्रियम को बिल्कुल बेसिक से ले चल रहा हूं कि समझ में आ जाए। तो ये इतनी बातें नोट करो, फिर आगे चले बेटा। चलो देखते हैं, ठीक है। देख बेटा,
देखो हमें ये पता पड़ गया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो, कैसे फैराडे ने देखा और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे देखा। फिर फैराडे ने ये भी काम किया कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनको दो पार्ट मतलब दो कैटेगराइज कर दिया, स्ट्रॉन्ग में और वीक में। तो फैराडे ने क्या किया, ध्यान देना, फैराडे की स्पेलिंग क्या होगी, FARADAY, पता नहीं, फ्लो में चल गया तो चल गया फैराडे, अरे नहीं यार, कुछ भी होगी, स्पेलिंग से क्या मतलब है। फैराडेज ने क्या किया, फैराडेज ने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में कर दिया, एक कर दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक कर दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है पहले हम एक एक के बारे में पढ़ लेंगे। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, अच्छा सुनो एक चीज और, जो मेरे फैराडेज ने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में किया ना, ये काम किया इलेक्ट्रोलाइट्स में, लो फैराडे को हटा ही दिया है ना, किसने किया, फैराडे ने किया, ठीक है ना। कर्सिव हैंडराइटिंग किस दिन काम आएगी, ठीक है ना। फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में किया। अब बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, ये एसिड भी हो सकते हैं, ये बेस भी हो सकते हैं, ये सॉल्ट भी हो सकते हैं। एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, और कॉन्स्टेंट कुछ बचा नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बचा, वो हो सकता है पर वो नहीं होता, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो सॉल्ट होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे वन बाय वन स्ट्रॉन्ग की। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो सुनो। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकता है। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आएगा, जैसे कि तुम्हारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और क्या हो सकता है, और आपका हो जाएगा HClO3, ये सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में हो जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, मतलब ये सब जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे किसमें आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, CaOH दी होल ट्वाइस हो सकता है, MgOH दी होल ट्वाइस हो सकता है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। समझ आई बात। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो दिख रहा है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दिमाग में डाल लो अपनी बात, ठीक है ना, ये बात लिख लो यहां पे कि ग्रुप 1 एंड 2 के ऑक्साइड, ठीक है ना, या अंग्रेजी में लिखोगे हिंदी में लिखोगे, हाइड्रोक्साइड ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और समझो यहां पे कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के बारे में बात करें। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट समझना, अब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का क्या मतलब है समझना। सॉल्ट को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मतलब हुआ कि कोई भी एक कंपोनेंट अगर उसका स्ट्रॉन्ग का है, जैसे मतलब सॉल्ट कब बनता है, एसिड बेस के मिलने से,
तो अगर उसका भाई एसिड का हो सकता है H आ जाए और बेस का हो सकता है कुछ और आ जाए, तो वो दोनों मिलके उसका अगर स्ट्रॉन्ग बेस का भी यानी OH वाला पार्ट जो आया वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ जाए और H वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से आ जाए, मतलब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग से आ जाएगा, कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग का होगा तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में आएगा यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए NaCl, NH4Cl, NaCl, NH4Cl, Na2CO3, Na2CO3, इनसे धीरे धीरे H2S, इनसे धीरे धीरे क्या करो, मतलब रिश्ता बनाना स्टार्ट करो धीरे धीरे, मतलब एक एक को दिमाग में डालना स्टार्ट करो कि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में आता है ये, ठीक है ना। ये आपको कैटेगरी याद ही करनी पड़ेगी, ठीक। ये जो होते हैं मेरे वो सब क्या होते हैं, H2S नहीं Mg2S होगा, Mg2S। देखो ध्यान से, Na कहां से आया, Na स्ट्रॉन्ग बेस से आया, और Cl कहां से आया, HCl से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ गया, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन गया। NH4 कहां से आया, हालांकि है नहीं यहाँ पे, NH4 आया स्ट्रॉन्ग बेस से, और Cl कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से। ऐसे सिमिलरली Na कहां से आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस से, CO3 कहां से आ गया, बेस, मतलब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो, जरूरी नहीं दोनों स्ट्रॉन्ग हो, दोनों स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कंसीडर कर लेंगे। मतलब एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग का है, चाहे बेस और चाहे एसिड, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा, ठीक है ना। तो ये बात भी चाहे मेंशन कर लो कि एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग का है, अब ये समझ लेना क्या है, स्ट्रॉन्ग का है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा। ये चीज नोट में डालना, ये चीज नोट में डालना। बात समझ में आई यहां तक, बोलो भाई। अच्छा अब सुनो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया HCl, HCl क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में हो जाएगा। यहां पे खास बात देखी तुमने कि ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स था। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है भाई, ये सब स्ट्रॉन्ग के ही कैटेगरी में मैंने बताया ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकता है। तो HCl किस में आया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आया। अब देखो ध्यान से एक चीज और यहां पे, कि यहां पे मैंने इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाया, ये वाली रिएक्शन नहीं लिखी। कारण क्या है, क्योंकि यहां पे पूरा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सबके सब आयनाइज्ड हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो सबके सब ये यार वन साइड रिएक्शन हो गई भाई, पूरा का पूरा HCl H प्लस Cl माइनस में डिकम्पोज हो गया, यानी कि डिसोसिएट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, पूरा का पूरा HCl क्या हो गया, H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो यार अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन यहां पे होगी नहीं, ये तो एक कैसी रिएक्शन हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, रिवर्स होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हमने साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे 100% डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, और इस वजह से यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आएगी ही नहीं, यानी कि इसकी भी फिर बातें कम होगी, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बातें कम होगी, क्योंकि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, टोटल का टोटल आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, अल्फा की वैल्यू होती थी एक मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है, एक मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो चूंकि एक मोल में एक का पूरा मोल ही डिसोसिएट हो जाएगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 1। अल्फा कितना हो जाएगा, 1। अल्फा बराबर 1 नियरली लिख लेना, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1। और अल्फा को हम लोग बोलते क्या थे, अल्फा को बोलते थे बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
खुशी परेशान मत होना बेटा, जितनी बातें बता रहा हूँ इतनी देखते रहना, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है भाई, बोलो, ठीक है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा बातें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं ड्यू टू द 100% डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो क्या होगा, देयर इज 100% डिसोसिएशन, देयर इज 100% डिसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो रहा है। सो इक्विलिब्रियम विल नॉट अचीव, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। बात समझ में आई, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है इस वजह से। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग जो होंगे मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी भी ज्यादा चर्चाएं नहीं होगी। कारण क्या है कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो जा रहा है। बात समझ में आई। अब हमने देखो क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स था, हमारे जो सोल्यूशन था, वो दो पार्ट्स में हो गया। एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बोला, और एक हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बात समझ में आया। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने बोला यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी दो हो गए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैंने बोला वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज्यादा बातें नहीं होगी, पर कुछ बातें होंगी। जब पीएचओएच की बात करेंगे ना, यहाँ पे जब पीएचओएच के बारे में बात करेंगे तो बातें करेंगे, ऐसा नहीं, जानकारी होनी चाहिए, समझ आई बात, पर ज्यादा बातें नहीं होंगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पे बातें होंगी, ये बातें नोट करो। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताएंगे फिर। चल भाई शुरू करें आगे की कहानी। देखो यहाँ हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आएंगे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होंगी, ये भी अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। चलो अब इस कहानी को हटाते हैं और हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तीन चीजें आएंगी। वीक एसिड आएगा, वीक बेस आएगा, और क्या आएगा, वीक सॉल्ट या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा। तो उनके कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे कि मैंने बोला वीक एसिड, ठीक है, फिर क्या आ सकता है इसमें, वीक बेस, और क्या आएगा, वीक सॉल्ट, या हम बोलें इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। सॉल्ट ब्रैकेट में कर लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक एसिड में जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, जिसमें पहला CH3COOH उठा लो, है ना, CH3COOH उठा लो, HCOOH उठा लो, HCOOH उठा लो, ठीक है ना। और क्या ले सकते हैं यहां से हम, H2S हो गया एग्जाम्पल में, H2S, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और क्या हो सकता है, H2CO3 हो सकता है, H2CO3 हो सकता है, HCN हो सकता है, साइनाइड आगे पढ़ोगे, CN तो पढ़ा होगा ना GOC में, ठीक है ना, साइनाइड ग्रुप से होता है। C6H5COOH हो सकता है। मतलब बहुत, इसमें तो इतने एग्जाम्पल है जिसका जवाब नहीं ETC। क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक वाले आएंगे सब कितने हो, किसमें आते हैं, वीक एसिड में ही आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है ना। वीक बेस में NH4OH हो गया, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा वीक एसिड में, डाईमेथाइल एमाइन हो जाएगा, खुशी डाईमेथाइल एमाइन, डाईमेथाइल एमाइन, ठीक है ना। दोनों तरफ से क्या जुड़े होते हैं, ये जुड़ा होता है, इसकी वैलेंसी एक H पूरी कर रही होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, डाई मेथाइल
एमाइन, जीओसी पढ़े हो इसलिए मैं बात कर लिया, वरना एग्जाम्पल देके छोड़ देता। बात समझ में आ गई? अच्छा, और क्या हो सकता है, ठीक है ना, और हो सकता है ट्राई इथाइल एमाइन हो सकता है, ट्राई एथाइल एमाइन, C2H5 ट्राई एथाइल एमाइन, ठीक है ना। क्या हो सकता है, ट्राई एथाइल एमाइन हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, C5H5N, ठीक है ना, पिरिडीन होता है, C5H5N पिरिडीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पिरिडीन, PRYDINE, ठीक है ना, पिरिडीन बोलते हैं, पिरिडीन हो सकता है। और सॉल्ट में क्या हो सकता है, जैसे NH4CN उठा लो, NH4CN उठा लो, ये हो गया, देखो NH4 क्या हो जाए, वीक से आया है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, NH4 2CO3 हो सकता है, NH4 ट्वाइस CO3 हो सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स याद रखो, मतलब ये होते हैं ETC, ठीक है ना, ETC। ये किस में आएगा, वीक एसिड में आएगा, ये किस में आएगा, वीक बेस में आएगा, ये किस में आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग इसको लेंगे। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे मैं समझाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला कि CH3COOH को टूटेगा किसमें, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में टूटेगा। बात समझ में आई, CO इस माइनस में और ये प्लस में टूटेगा, ये बात समझ में आई। अब यहां पे पता है ये क्या है, ये मेरा एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है। और ये कैसा एसिड है, ये एक वीक एसिड है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आ रहा है, किसमें आ रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि यहां पे जो डिसोसिएशन होगा, जो इसके मोल्स का डिसोसिएशन होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि तब ये जैसे मान लो कि CH3COH का डिसोसिएशन होता है केवल 5% मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि तुम्हारे 100 मोल है मान लो, तो 100 मोल में से केवल 5 मोल ये बनेगा, 5 मोल डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि 100 में से अल्फा कितना आएगा, 5, तो यानी कि 5 ये बनेगा, 5 ये बनेगा, 5 ये बनेगा और 5 ये बनेगा। 95 मोल्स किसके रह जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के ही रह जाएंगे। देखो इसको मैंने बताया था, मॉलिक्यूल आयन इक्विलिब्रियम, तो 95 किसके रह जाएंगे, CH3COH एज इट इज रह जाएगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो केवल 5% डिसोसिएशन होता है, 5% डिसोसिएशन मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना होता है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पे, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहीं पे लिख लो, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है DOD, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये बेटा मैक्सिमम हो सकता है 0.5, परसेंटेज में कन्वर्ट होता 100 है ना, 0.5, यानी एक मोल में आधा मोल, मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.05 आएगा ना, 0.05, यह मैक्सिमम हो सकता है अल्फा की वैल्यू। बात समझ में आई, क्लियर है? या अगर ऐसे याद रखो 5% तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो भाई साहब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी लोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप कोई भी लेंगे, तो जो उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी होने वाली है, 5%, यानी कि 0.00 0.05, ये हो सकती है मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, यानी इससे कम ही डिसोसिएशन होगा, यानी कि ज्यादातर इसमें कैसे रहेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे, ज्यादातर कैसे रहेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेंगे। अब एक क्वेश्चन में यहां पे देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम विच इज मोर, भाई ये डिसोसिएशन हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना, तो एट इक्विलिब्रियम विच इज मोर, ज्यादा क्या होगा, आयंस और मॉलिक्यूल्स in the dissociation of CH3COOH,
CH3COH के डिसोसिएशन में, CH3COH के डिसोसिएशन में ज्यादा क्या होंगे, आयंस या फिर मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 100 में से 5% केवल डिसोसिएट होगा, ज्यादा तो 95 तो अभी भी कैसे रहेंगे, मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बस ऐसे ही दिया गया कि आपका कंसेप्ट बना रहे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ज्यादा नंबर में कौन से होंगे, तो आंसर है मॉलिक्यूल्स। रीजन क्या है, बिकॉज मैक्सिमम डिसोसिएशन इज ओनली 5%, क्योंकि मैक्सिमम डिसोसिएशन कितना होता है, केवल 5% पे हो सकता है। अब इसके बाद सुनो, हम डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि किसको एसिड बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे। उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं अर्हेनियस, ठीक है, नाम सुना है, हाँ सुना है। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आएंगे, अर्हेनियस। अब डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे और डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि हमें किसको एसिड बोलना है और किसको बेस बोलना है। बात समझ में आई? तो ये इतनी बातें लिखो, उसके बाद फिर स्टार्ट करें। चलो देखो फिर, हो गया कॉपी ना? चल बेटा देख, अब सुनना क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन क्या पढ़ने चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज पर द डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो हम हेडिंग यही लगा लेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज पर द डिफरेंट साइंटिस्ट। डिफरेंट लिख लो, मजे ले लो कितने भी, डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन इन्होंने किया। मतलब अलग अलग मतलब कि किसी के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे देखो, बेस ऐसे देखो, किसी के अकॉर्डिंग ऐसे देखो, किसी के अकॉर्डिंग ऐसे देखो। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है अर्हेनियस कंसेप्ट। इन्होंने कैसे दिया, ठीक है, इनका कंसेप्ट क्या था इस पे। तो पहले आता है अर्हेनियस, याद आ रहा है क्या था, बताओ। बस अर्हेनियस का नाम याद आ गया है, स्कूल में हुआ था, अर्हेनियस का कुछ नाम ले रहे थे, हैं सर है कि मैडम है, कौन है, मैम है, तो अर्हेनियस का कुछ नाम ले रहे थे, ऐसा याद आ गया। अर्हेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, इनके हिसाब से एसिड आर दोज विच गिव्स H+ आयन, जो क्या दें, H+ आयन दें। एसिड आर दोज विच गिव्स H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन दें। अब यहाँ पे कुछ चाचा चौधरी होंगे, वो ये बोलेंगे कि H+ आयन नहीं, हम तो हाइड्रोनियम आयन पढ़ के आए हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो एक्चुअली हकीकत यही है, वो हाइड्रोनियम आयन ही होता है, ठीक है ना। H+ आयन हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों सही है। पहले H+ निकलता है पर H+ एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए तुरंत ही क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। बता रहा हूं अभी कैसे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि एसिड आर दोज विच गिव्स H3O+ आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन इन द, अब देखो हम लोग 10th में कैसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे कि विच गिव्स H+ आयन या H3O+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर। अरे वाटर का मतलब क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। गिव्स, तो इसका मतलब ध्यान रखना ये वही है, वाटर में ही है, ठीक है ना। H3O आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, यानी कि समझो, जिसने H+ दे दिया वो क्या हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। जैसे H+ है, अच्छा H+ देने के बाद वो तो बन गया। अब कहानी ये हाइड्रोनियम आयन वाली समझा देता हूं तुम्हें।
जैसे हाइड्रोनियम आयन अब जब एक्वस में होगा यानी वाटर के साथ होगा, हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, वाटर के साथ में होगा, तो कहानी होती क्या है, ये तुरंत ही बना लेता है H3O+, उसका भी कारण है, यानी कि यहां पे क्या था, हाइड्रोजन का आयन था और यहां पे हाइड्रोनियम आयन है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयंस है। बात समझ में आई। अब सुनो ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों, मतलब कारण क्या है इसके होने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो बेसिकली जो H+ है वो है क्या, हाइड्रोजन का पॉजिटिव, यानी भाई हाइड्रोजन के पास था, ये एक्चुअली प्रोटॉन नहीं है, ये है तो प्रोटॉन ही ना यार, एक यानी ये एक एटम भी नहीं है यार, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट में भी इसका सेल तुमने गायब कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, यानी वो भी सेल चला गया, तो बचा क्या, न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस में होता क्या है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते नहीं है, नॉर्मल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, अगर इनके हम आइसोटोप्स ना देखें तो एक केवल प्रोटॉन होता है, तो ये क्या, एक प्रोटॉन ही तो है, बहुत छोटा और वेरी अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो होता क्या है कि जब ये एक्वस में होता है, यानी H+ पहले H+ छोड़ा उसने, कोई भी हो, जैसे CH3COOH, इसने H+ छोड़ा, H+ जैसे ही छोड़ेगा तुरंत ही वो क्या बन जाएगा, तुरंत ही वो वाटर के साथ में कंबाइन होके H3O+ बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। उसका कारण क्या है, सुनो, उसका कारण ये है कि O है कुछ, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, H पढ़े हो चैप्टर नंबर 4 में, और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, समझ आई बात, लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इसको दे सकता है, तो ये फटाक से क्या करता है, फटाक से इस लोन पेयर के साथ में कंबाइन हो जाता है और बना देता है क्या, यहां पे H3O+ बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ये लॉजिक होता है, यानी कि H+ जो छोड़ेगा, H+ जो भी छोड़ेगा, जैसे HCl की बात ले लो, HCl को जब हम किसमें H2O में मिलाएंगे तो H2O में मिलाने के बाद क्या होगा, H+ छोड़ेगा, पर वो HCl को पहले तो तुम मिलाओगे एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में डालोगे तो H+ निकलेगा, अब H+ क्या होगा, तुरंत ही वाटर के मॉलिक्यूल तो वहां होंगे ना सॉल्यूशन में, उनके साथ कंबाइन होगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, एक प्रोटॉन ही तो है, सिंपल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब बात करते हैं बेस की, किसकी बात करते हैं, बेस की, तो बेस आर दोज which furnish मतलब give which furnish OH minus ions in the aqueous, जो एक्वस में क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दें, ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। अच्छा सुनो एक और बात, खास बात, कि यहां पे ये बात एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की है, एनसीईआरटी ने बोला है H+ आयन, पर अगर कोई और पॉजिटिव आयन साथ में जुड़ा है, कोई और पॉजिटिव आयन जुड़ा है तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको वो सॉल्ट हो जाएगा, वो एसिड नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं NaHCO3, NaHCO3, अब ध्यान देना, अगर ये टूटेगा तो किसमें किसमें टूटेगा, Na+ में, प्लस H+ में, और प्लस CO3 2 माइनस में, भाई 2 ये प्लस हैं तो वो 2 माइनस में टूटेगा। बात समझ में आई। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है, इसने H+ दिया तो ये क्या है, अर्हीनियस के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, बोल, एसिड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात अर्हीनियस ने भी ये बात नहीं बोली, अभी प्रदीप की किताब खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ओनली H+ आयन, कोई और पॉजिटिव आयन ना हो उसमें, अगर कोई और पॉजिटिव आयन होगा तो ये सॉल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। देखो यहां पे क्या है, यहां पे इस जगह पे देखो कि यहां पे केवल H+ आयन नहीं है, देयर आर दूसरा भी प्लस पॉजिटिव आयन है, तो अगर दूसरा पॉजिटिव आयन है तो वो क्या हो जाएगा, वो एसिड नहीं रहेगा, वो सॉल्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे ये बात लिख लेना कि यहां पे देयर इज नॉट ओनली द H+ आयन, इसका रीजन क्या है, सॉल्ट का रीजन क्या है, देयर इज नॉट ओनली H+ आयन, ठीक है, सम अदर पॉजिटिव आयन आल्सो अवेलेबल, सम अदर्स पॉजिटिव आयंस आल्सो, ठीक है, कुछ और भी
पॉजिटिव आयंस हैं, इस वजह से। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल CuOH Cl, इसको ले लो। अब ये क्या है बेटा? ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, बेशक ये OH माइनस देगा। देखो ध्यान से, ये Cu2+ में टूटेगा, प्लस OH माइनस में टूटेगा, और प्लस Cl माइनस में। देखो 2 माइनस और 2 प्लस, ठीक है ना? तो अब OH माइनस ये दे रहा है, तो क्या ये बेस हो गया? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ओनली OH माइनस होना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहां पे भी रीजन क्या है कि इसके सॉल्ट होने के पीछे का कारण है कि देयर इज नॉट ओनली OH निगेटिव, केवल OH निगेटिव नहीं है, सम अदर निगेटिव आल्सो अवेलेबल, सम अदर निगेटिव आयन आल्सो प्रेजेंट, कुछ और भी निगेटिव आयन यहां पे प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई? इस वजह से क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्ट है। यानी कि एसिड वही, अरीनियस एसिड वही जो सिर्फ H+ आयन दे, और बेस वही जो सिर्फ OH माइनस दे। उसके बाद अगर H+ में कोई पॉजिटिव आयन अवेलेबल है तो भी वो सॉल्ट बन जाएगा, और अगर कोई OH माइनस के साथ में कोई निगेटिव आयन अवेलेबल है तो भी वो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। बोल भाई, यहां तक की बातें समझ में आई? चलो नोट करो, फिर आगे चले। चलो भाई देखें आगे। अच्छा, तो यहां तक बात समझ में आई? ये चीजें थी अर्हेनियस की, ठीक है ना? अर्हेनियस ने ये बातें बोली थी और ये बताए मैंने तुम्हें बताई। चल रे यार, कपड़ा चाहिए, इससे साफ नहीं होता प्रॉपर। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं एसिड के, ऐसे ही लिख रहा हूं, सिर्फ देखो तुम इनको। HCl हो गया, तुम भी जानते हो तो बताना। H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCN हो गया, ठीक है ना? और क्या हो सकता है? CH3COOH हो गया, CH3COOH हो गया, और क्या हो सकता है? H2CO3 हो गया, H2CO3 हो गया। ये जितने भी हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, तो क्या क्या अर्हेनियस कंसेप्ट फेल हो गया उसकी वजह से, जो भी यहाँ कौन बताया मैंने? नहीं, काफी अच्छा कंसेप्ट दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब दे दिया, काफी अच्छा कंसेप्ट दिया। एक्चुअली ये जितने भी लिखे हैं ना, ये सब H+ आयन देंगे कि नहीं देंगे? सब देंगे ना। H+, सारे H+ अपने के यहां से आयन देंगे, ठीक है ना? सबसे पॉजिटिव चार्ज में केवल H+ आयन ही निकलेगा। इसमें क्या है खास बात कि सब में पॉजिटिव आयंस में केवल H+ आयन ही निकल रहा है। बोलो, ये बात खास है ना इसकी? सब में ये चीज निकल रही है, इसके पॉजिटिव आयंस H के सब में निकल रहे हैं। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है अर्हेनियस पूरी तरह से फ्लॉप था, काफी हद तक इन्होंने चीजों को बताई। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे HCl है, HCl को वाटर में डाला तो क्या बनेगा? HCl को जैसे ही वाटर में डालोगे, एक H इसके साथ टूट के मिल जाएगा भाई, H+ आयन देगा। पहले HCl H+ आयन छोड़ेगा, पर वो H+ आयन क्या होगा? तुरंत ही वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो जाता है, उधर घुस जाएगा। बात समझ में आई? तो बनाएगा क्या? ये बनाएगा H3O+ और प्लस Cl-। तो यहाँ पे केवल हाइड्रोनियम आयन है ना, ओनली हाइड्रोनियम आयन है ना। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो गया। इसी वजह से ये क्या बन गया? एसिड बन गया। बात समझ में आई? क्योंकि इसने हाइड्रोनियम आयन छोड़ दिया। इतनी बातें क्लियर? अच्छा, अब एग्जांपल मैं कुछ बेस के लेता हूं, और जहां पे अर्हेनियस सबसे ज्यादा फ्लॉप हुए थे, जैसे कि NaOH, ये ओके है। KOH, ये भी ओके है। CaOH द होल ट्वाइस, ये भी ओके है। MgOH द होल ट्वाइस, ये भी ओके है। ये सारे बेस है ना, समझ आ रही बात? NH4OH, ये भी ओके है। अब ध्यान सुनना, यहां कहां अर्हेनियस कहां का मामला गड़बड़ हुआ? सुनो, ये जितने भी लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब OH- छोड़ेंगे। और अर्हेनियस ने क्या बोला है कि वो जो OH-
फर्निश करते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। तो यहां पे क्या है, सब OH माइनस छोड़ेंगे, लेकिन खास बात इन्होंने सिर्फ हाइड्रोक्साइड की बात की। इन्होंने किसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सी ऑक्साइड की बात की, हाइड्रोक्साइड जहां पे हो गए। तो ये सब क्या देते हैं, ये सब ये OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं। तो ये क्या हो गए, ये बेस हो गए, इसकी वजह से क्या हो गए, बेस हो गए। अर्हीनियस ने ऐसा बोला, लेकिन अर्हीनियस ने एक बात नहीं बोली, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो OH माइनस दे वही बेस होता है। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो भी बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लेकिन वो ये क्लासिफाइड नहीं कर पाए। इनके हिसाब से वो क्या है, ना बेस है ना एसिड है, ना उसको एसिड में इन्होंने क्लासिफाई किया और ना ही बेस में क्लासिफाई किया। तो जो ये सब मेटल के क्या हैं, ये सब मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है इनके हिसाब से केवल वही क्या है, बेस है। तो इन्होंने बट मेटल ऑक्साइड इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस है वो, ठीक है। इज नॉट क्लासिफाइड बाय द अर्हीनियस, इज नॉट क्लासिफाइड बाय द अर्हीनियस। तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया ना, अर्हीनियस ने इसको क्लासिफाइड नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताऊं Na2O MgO, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। किस में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आ रहे हैं, पर ये नॉट क्लासिफाइड हो गए, इनको क्लासिफाई ही नहीं किया। क्लासिफाई मतलब इसको किसी में रखा ही नहीं, ना एसिड में रखा और ना बेस में रखा। समझ आ गई बातें। अब जैसे NaOH की बात करूं मैं, NaOH की बात करूं तो NaOH में ऑलरेडी OH होता है, तो Na प्लस और प्लस OH माइनस इसने छोड़ दिया, हो गया ये। NH4OH की बात कर लो, NH4OH में अगर यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस OH नेगेटिव बन जाएगा, इसकी बात भी छोड़ दो। तो ये सब तो OH जो दे रहे थे उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि इन्होंने क्या क्लासिफाइड नहीं किया, इन्होंने क्लासिफाइड नहीं किया कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस थे, लेकिन वो क्लासिफाइड इन्होंने नहीं किया। ये इनका एक ड्रॉबैक बन गया, ठीक है। तो यानी कि इनकी कुछ लिमिटेशन होगी। तो लिमिटेशन इनकी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। अर्हीनियस कंसेप्ट की क्या लिमिटेशन थी, पहली लिमिटेशन तो इनकी ये थी कि इन्होंने जितनी बातें बोली एक्वस में बोली। इनके हिसाब से जो एसिड या बेस होता है वो क्लासिफाइड केवल एक्वस में हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, गैसियस में भी होता है। गैसियस में जैसे फॉर एग्जांपल NH3 का गैसियस, जैसे अपन NH3 का गैसियस स्टेट बेस माना जाता है, ठीक है ना। NH3 का गैसियस स्टेट क्या माना जाता है, बेस माना जाता है, और HCl का गैसियस स्टेट एसिडिक होता है। समझ आई बात। तो एज पर द अर्हीनियस एसिड बेस आर क्लासिफाइड इन एक्वस मीडियम ओनली, यही हुआ ना। एज पर द अर्हीनियस acid and base classified in aqueous medium only। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गैसियस फेज में भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, गैसियस फेज में भी एसिडिक एंड बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए NH3 का गैसियस स्टेट, NH3 का गैसियस स्टेट क्या होता है, बेस होता है। और HCl का जो गैसियस स्टेट होता है, गैसियस स्टेट वो क्या होता है, वो एसिड होता है, एसिडिक होता है। बात समझ में आई। तो एक तो ड्रॉबैक अर्हीनियस का ही हो गया, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये तो मैंने आपके समझदारी के लिए लिख दिया नीचे। इतनी बातें समझ में आई।
नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? एज पर हिम ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। इनके हिसाब से क्या थे? केवल मेटल हाइड्रोक्साइड ही बेस है। एज पर हिम या एज पर अर्हीनियस, जो भी लिखना चाहो, एज पर हिम ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। इनके हिसाब से केवल मेटल ऑक्साइड ही बेस होंगे, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेटल ऑक्साइड इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे CaO, जैसे कि MgO, जैसे कि Na2O, ये सब क्या है? ये सब भी स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, पर इन्होंने इसको क्लासिफाइड नहीं किया। इनके हिसाब से सिर्फ ये हुआ। तो दो इनके मेजर डिसएडवांटेज थे या लिमिटेशन थे। ठीक है, बात समझ में? तो यहां पे अर्हीनियस कंसेप्ट जो था कि किस हिसाब से एसिड और बेस को क्लासिफाइड किया गया, वो यहां पे अपना खत्म होता है। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा कौन सा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बात समझ में आई? तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या? अर्हीनियस का क्लासिफिकेशन, एसिड और बेस का। बात समझ आई? चलो नोट करो, उसके बाद फिर घर जाओ।